हम्म। हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा जो 19 सितंबर से होने वाला है। सॉरी 19 सितंबर नहीं, 20 तारीख से ना बायोलॉजी का 20 तारीख यहाँ पर होगा। ठीक है, 20 तारीख से जो बायोलॉजी का आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों। जितना भी क्वेश्चन करना होगा इसमें से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको तो खुशी होना चाहिए कि हम लोग इतना चैप्टर पढ़ लिए हैं तो हम लोग को कितना क्वेश्चन बनेगा 70 ऑब्जेक्टिव में, वो आपको जानने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए और वो मेहनत से वो जाग सकता है इच्छुकता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल पहले बार जुड़ते हैं तो हल्का दबा के मन कर लीजिए, हल्का यानी सब्सक्राइब बटन। ठीक है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है जिससे जितना भी क्लास होगा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो 20 सितंबर का एग्जाम होने वाला पेपर बायोलॉजी का, मैथ का उस दिन भी होगा। साथ में सेकेंड बैच में बायोलॉजी का एग्जाम होगा तो आपके पास एकदम जुनून होना चाहिए क्वेश्चन देखने के लिए कि कैसा क्वेश्चन आया, एकदम अंदर से होना चाहिए, दिल में गदगद होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना नंबर के बनाएंगे। अगर ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है प्यार बच्चों तो समझिए आप बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ललका दबा के मन कीजिए हल्का। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं थोड़ा मैं नंबर देता हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना और जितना भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन होगा आपको इस ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पूरे मन के साथ आइए प्यारे बच्चों। और अगर आपके अंदर मन नहीं जागा है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, मेहनत कीजिए, आपके अंदर भी जागेगा, आपको भी चुकता होगा कि क्या क्वेश्चन आएगा सेंटर में आपकी बात। अब की बार तो वार्षिक और फिर सेंटअप 2 महीना बाद ले लेगा बिहार बोर्ड। तो आइए प्यार बच्चों आपके नजरों के सामने आता हुआ कि निम्नलिखित में से कौन संयोजक कड़ी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर संयोजक कड़ी की बात किया जा रहा है तो कौन आपका संयोजक कड़ी है, तो ध्यान से देखिएगा ना। तो संयोजक कड़ी इनमें से आपका दोस्तों एकेडीना भी है। ठीक है, एकेडीना ये आपका संयोजक कड़ी किसके बेच के संयोजक कड़ी याद है आप लोग को, हम आपको बढ़िया से पढ़ाए थे कि स्तनधारी स्तनधारी और पक्षियों के बेच के हम लोग क्या चीज बोलते हैं, कड़े को क्या बोलते हैं, तो संयोजक कड़े बोलते हैं। बहुत अच्छा तरीका से हम आपको पढ़ा चुके हैं एकदम बड़े बढ़िया तरीका से कि सरीसृप और स्तनधारियों के बेच के कड़े को क्या चीज बोलते हैं, एकेडीना बोलते हैं। तो स्तनधारी देख लीजिए कहीं पर मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, फिर भी एक संयोजक कड़ी है ना एकेडीना, तो किसके बेच की कड़ी है संयोजक कड़ी, तो याद रखना हमेशा से कि स्तनधारी और सारे सिरेपों के बेच, सारे सिरेप का मतलब ना होता जो रेंग रेंग के चलता है उसके बेच के कड़े और स्तनधारी हम लोग, तो ये दोनों के बेच के कड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, एकेडीना बोलेंगे। और पायरेपेटस तो ये होगा नहीं। ठीक है, और ये भी नहीं होगा और ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना संयोजक कड़ी आपका क्या होगा, एकेडीना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। पक्षियों तथा देखो पक्षियों तथा तितलियों का डायना कैसा अंग है, तो पक्षियों के अंग और तितलियों के अंग ये असमजात अंग का उदाहरण है जिसे हम लोग समवृत्ति कहते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को मैं पढ़ाया हूँ। सब चैप्टर नंबर आपका 7 है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ कि पक्षियों तथा तितली का डायना अंग, डायना का कैसा अंग है, तो ये असमजात अंग है क्योंकि पक्षियों तथा तितलियों का अंग में देखिएगा प्यार बच्चों भले संरचना आपका अलग है लेकिन दोनों का काम क्या चाहिए, उड़ने का, इसीलिए आज समझाते हैं बहुत बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ। पक्षियों तथा तितलियों के अंग में जाकर के देखो देखो नोट्स पूरा बनवा के दे दी है। अगला देख लो, जितना लिखवाया नोट्स उसको पढ़ते चलिए, उसी में से 100% क्वेश्चन लड़ेगा। मैं एग्जाम से पहले भी गारंटी दिया हूँ, एग्जाम के बाद भी दूंगा, एग्जाम हो भी जाएगा रे प्यारे बच्चों। जितना एग्जाम होगा सब में गारंटी, जितना पढ़ाए हैं उसी में से रहेगा। ठीक है, अब देखो GUG कोड निम्नलिखित में से किसको कोड करता है, तो GUG जो होता है प्यार बच्चों किसको कोड करता है, तो GUG जो होता है किसको कोड करेगा, बेलिन को। बताओ तो बताओ, GUG बेलिन को कोड करेगा। हमको ये बताओ कि AUG किसको कोडन करेगा, AUG किसको कोड करेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। AUG ये किसको कोड करेगा, नीचे चैट बॉक्स में आप लोग लगाते जाइए आंसर। हमको पता है कि JUG किसको कोड करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, JUG बेलन को कोड करेगा तो आप लोग का AUG किसको कोड करेगा, तो आपको पता होना चाहिए AUG जो कोड करेगा प्यारे बच्चों आपको मेथनियोन को करेगा। ये सारा चीज हम आपको पढ़ा रखे हैं और ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं आएगा। एकदम जितना पढ़ा रहे ना उसी में से घुस के क्वेश्चन कर लेगा, तो तैयार रहिएगा हर एक क्वेश्चन को
रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जे कोडन होता है किसको कोड करता है, तो बेलियन को करता है। और अनुवांशिक कोड टोटल कितना होता है, 64 कोड होता है, और टोटल में 3-3 को अल्फाबेट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, राइट आंसर बी नंबर होगा, बस इतना ध्यान रखो। और जो एक्स्ट्रा में बताता हूँ स्टार मार के लिख लेना, ताकि आपको कहीं पर कहीं दिक्कत ना हो, तैयारी आपका होता जाए। अगला देख लो, समान मनुष्य में कितने अमीनो अम्ल होता है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है, 16वां चैप्टर 15वां चैप्टर में, 14वां चैप्टर में, और बायोलॉजी में ही पढ़ाया है। ठीक है, तो समान मनुष्य में अमीनो अम्ल की संख्या टोटल 20 है। कितना है, टोटल अमीनो अम्ल की संख्या मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, वैसे सारा चीज पढ़ा चुका हूँ, बस रिवीजन आप लोग करेंगे तो सारा चीज याद रहेगा। आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल टोटल आपका 20 हुआ है, और ये 20 अमीनो अम्ल का नाम आपको अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, 2-3 को याद रखेगा एग्जाम्पल के तौर पर। आवश्यक अमीनो अम्ल 2 गो 4 गो, और अनावश्यक अमीनो अम्ल, सारा चीज तो पढ़ाया हुआ है, बस आपको रिवाइज करते चलना है और क्या करना है। अगला देख लो, जंतु और पौधे के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। देखो, जंतु और पौधा के बीच की कड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ। जंतु और पौधे के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहेंगे, युगलिना। अब बताओ, विषाणु किसके बीच की संयोजक कड़ी है, थोड़ा सोचो, सजीव और निर्जीव। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो, युगलिना एक ऐसा कड़ी है जो क्या दर्शाता है, जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी होता है। जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी को युगलिना कहते हैं। और विषाणु किसको कहते हैं, सजीव और निर्जीव प्राणी के बीच जो कड़ी होता है वो कौन सा कड़ी होता है, तो ध्यान रखना, विषाणु कड़ी होता है। ठीक है, और एक डीना मैंने अभी आपको बताया कि स्तनधारी और सरीसृप के बीच के कड़ी को एक डीना कहते हैं। बस इतना याद रखोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और सारा चीज मैं आपको लिखा रखा हूँ नोट्स में, जाकर के देखो। 7वां नंबर चैप्टर 5 को लिस्ट लिखवा चुका हूँ, और मैंने बोला उसमें से एक नंबर 100% वो पूछेगा, तो ध्यान रखो, बात को क्लियर रखो। जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी को युगलिना कहते हैं, दैट मींस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला ले देख लो, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके लिखा है, तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। कौन लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। और जीवन का सिद्धांत की अवधारणा मिलर ने भी दिया है, इसका ही मैंने 5 नंबर में गेस किया है, लेकिन आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पूरा फिगर बना के एकदम सुंदर से समझाए थे, और बोले थे कि फिगर समझ गया वो आंसर तो समझ गया, जिसमें से 2-3 छात्र तो क्लास में फिर सुना दिए थे। और वो अगर याद नहीं हो छात्र को तो समझे मेहनत उसका है ही नहीं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत इसी प्रकार से करते रहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेगा कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएगा, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में लिख दिया था ये पुस्तक। अगला देख लो, कहा जा रहा है कि जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। देखो, ये 7वां चैप्टर पढ़ाया हूं कि जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत है ओपरेन और हिल्डन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत सारे वैज्ञानिक है, जिसमें से प्रमुख है ओपरेन एवं हॉल्डेन। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ओपरेन और हिल्डन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो बात को ध्यान में रखते हुए क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, तैयार करते जाओ। ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींचने वाला आपको पता है कि जलकुंभी होता है। कौन होता है, ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींचने वाला जलकुंभी होता है, जो लगभग 8 माह में 65,000 से अधिक पुष्प बना लेता है। और क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ऑक्सीजन के पानी को खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और प्राणियां जैसे मछली वगैरह होता है दम तोड़ देता है, क्योंकि ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन होना चाहिए, जो वायु से जाता है ना, थोड़ा थोड़ा मात्रा उसमें होता है, और ये क्या कहता है, जलकुंभी खींच लेता है, इसीलिए बंगाल का आंतक भी इसको कहते हैं। तो जलकुंभी देख लीजिए, हाइसिंथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और क्या बताऊं, एकदम मेहनत से पढ़ते चलो। पूछेगा कि हाइसिंथ को जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा गया, बस 2-3 शब्द में लिख दीजिएगा, आराम से नंबर मिलेगा। अगला देख लीजिए, घुलनशील आरएनए क्या है, इसको टी पर ने एग्जाम जिस दिन हो रहा ना था बायोलॉजी का,
उसके दोपहर में आया था एग्जाम में, ठीक है, सुबह में पढ़ाए थे, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है? तो वो टीआरएनए होता है जिसकी संरचना त्रिपर्णी होती है। कैसी होती है? इसकी संरचना त्रिपर्णी होता है। एग्जाम में आएगा अगला सर कहेगा कि लीजिए पढ़वे नहीं किए क्योंकि भुला गए थे, क्योंकि बहुत रिविजन नहीं किए। इसकी संरचना कैसी होती है? त्रिपर्णी, ध्यान रखेगा। और जितना भी करवाता हूँ बस आप लोग याद करते चलेगा और कुछ नहीं कहेंगे। जो नहीं पता होगा स्टार मार्क लिख लीजिएगा। और कौन सा घुलनशील दोस्तों आपका क्या चाहिए है? घुलनशील है। तो ध्यान रखना टीआरएनए है, और टीआरएनए को त्रिपर्णी संरचना भी कहते हैं। टीआरएनए का पूरा नाम नहीं जानते हो? अरे तब तो बड़ी दिक्कत है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ट्रांसफार्मर आरएनए, राइबोसेल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, जो छोटा छोटी बातें हैं। तो टीआरएनए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कहा जरा कि निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। याद है संरचना तो बढ़िया से, नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत है। बताओ निम्नलिखित में किस बंधन द्वारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बंधा होता है? बताओ किस बंधन के द्वारा जुड़ा होता था? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है इसका फिगर को, और बोला था मैंने कि 5 नंबर में आएगा, और पता चला कि उसे दिन आया था दोपहर में, ठीक है, एग्जाम जो हुआ था ना उसके दोपहर में आया था कि संरचना बनाइए किसका? डीएनए का, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है। बड़े मस्त चैप्टर बायोलॉजी में, बढ़िया चैप्टर बायोलॉजी में, सबसे मजा आएगा पढ़ने में। तो 5वां और 6ठा है, मस्त चैप्टर है, ठीक है, जिससे बहुत बढ़िया नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखो, ठीक है। अगला देख लो, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन प्रकांड के द्वारा होता है, मतलब राइजोम के द्वारा होता है। राइजोम यानी कि यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, अदरक में कायिक प्रवर्धन इसी के द्वारा होता है। जड़ में, रूट्स में जो होता है गाजर के द्वारा होता है। और ट्यूबर जो होता है, ट्यूबर का मतलब आलू में होता है, ठीक है। ट्यूबर है प्रकंदन, आलू जो होता है ना कंद, वो सब होता है। और रूट्स माने जड़ हो गया, जड़ में हो गया जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, तो ये सब होता है रूट्स के द्वारा। और राइजोम प्रकंद के द्वारा अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। ये सब थोड़ा थोड़ी बातें, जो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखने हैं, ये सब क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन आज प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, कांद किसका रूपांतरण है? तभी मैंने बोला कांद किसका रूपांतरण था? आलू का रूपांतरण है। किसका है? आलू मतलब तना का रूपांतरण है। तना का मतलब आपको पता है स्टेम है, तो यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो बी नंबर होना चाहिए। अगला बताइए, हार्डे बेनबर्ग का व्याख्या कौन किया था? प्यारे बच्चों बताइए, हार्डे हार्डे बेनबर्ग नियम का व्याख्या कौन किया था? व्याख्या क्या करता है? हार्डेबर्ग का जो नियम है, हार्डेबेनबर्ग का नियम व्याख्या करता है अनुवांशिक समव्यवस्था का। एक बार बताओ तो, 1-2 मिनट रुको, 10 सेकंड में आ रहे हैं। चलो बताओ क्या हो जाएगा? अनुवांशिक साम्यावस्था की। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ध्यान रखिएगा, हार्डे-बेनबर्ग नियम के व्याख्या का कौन किया था? तो आप लोग को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अनुवांशिक साम्यावस्था का पर्ता बताता है हार्डे-बेनबर्ग का नियम। बहुत अच्छे तरीके से करवाए हूँ, और 2 नंबर के लिए गेस कर दिया, तो 7वां चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जावा कपे के मानव का पाल क्षमता कितना होता है? 900 सीसी। तो बहुत अच्छे तरीके से, इसके अलावा मैंने लिखवा था कि जापा कपे जो है उसका मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाया था प्यारे बच्चों, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो जापा कपे के मानव के कपाल क्षमता जो होती है 900 सीसी होती है। कितनी होती है? 900 सीसी। याद रहेगा, तो एकदम याद रखना है 900 सीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया, अंड प्रजक प्राणी, अंडा जो है प्यारे बच्चों देता कौन है? तो मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। यानी इनमें से सभी जो है ना आपका अंड प्रजक प्राणी, मतलब अंडा देने वाला प्राणी है। सभी का सभी अंडा दे देता है, कोई बच्चा नहीं देता, इसमें से अंड प्रजक प्राणी है। मतलब सजीव प्रजक प्राणी ये सब नहीं है, क्योंकि अंडा देता है इसीलिए। कहा जा रहा है कौन सा भाग द्विगुणित है? बताओ, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कौन सा भाग द्विगुणित है? द्विगुणित का मतलब समझते हैं, इसमें एन और एन मिला रहेगा। इसमें नर का एन, मादा का एन था, ये आपका द्विगुणित है। ये अंडा आपका तो कुछ होगा नहीं। पराग ये आपका अगुणित है। नर युग्मक क्या चाहिए? अगुणित है। तो हमसे पूछा द्विगुणित, युग्मन द्विगुणित होता है, क्योंकि नर और मादा मिल करके निषेचन करते हैं। निषेचन के द्रव्यमान क्या बनता है? युग्मज बनता है, और ये युग्मज द्विगुणित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, प्याज में प्रवर्धन किसके माध्यम से होगा? बताओ, प्याज में प्रवर्धन जो है, प्रवर्धन का मतलब वृद्धि करना। प्याज वृद्धि करेगा तो बल्ब के द्वारा वृद्धि करेगा, ठीक है। प्याज वृद्धि करेगा तो किसके द्वारा वृद्धि करेगा? तो ध्यान रखिएगा, बल्ब के द्वारा। किसके द्वारा? तो बल्ब के द्वारा।
ठीक है, तो ध्यान रहे प्याज में वृद्धि होता है यानी प्रवर्धन होता है, तो बल्ब के द्वारा, ध्यान रखेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समापन कोट है। तो देखो समापन कोट के गो है। पहले बात तो प्रारंभिक कोड डालो, समापन कोड तो आप लोगों को पता है कौन कौन है। समापन कोड कौन है? दो गो प्रारंभिक कोड है इसमें, ध्यान रखना दोनों का। यार यही क्वेश्चन आया था इस साल का, आता है सबके बायोलॉजी इसी साल हार्ड पूछा। कौन हिसाब से कहते हो बायोलॉजी इस साल हार्ड पूछा है? कोई साल नहीं पूछा जहां तक देखे, कोई ईयर है ये नहीं कि बायोलॉजी हार्ड पूछा है। समापन कोट है तो बताओ, समापन कोट जो है मेरे प्यारे बच्चों UAA है, लेकिन AUG प्रारंभिक कोडन है। AUG किसको कोट करता है पता है? याद है कि भुला गए? GUG किसको कोट करता है पता है कि भुला गए? पहला क्वेश्चन नहीं ना था, तो ध्यान रखेगा कि समापन कोट है, तो समापन कोट आपका UAA UGA UAJ ये सब क्या चीज है? तो ये सब आपका समापन कोट है, बस याद रखना। समापन कोट की बात किया जा रहा था, समापन कोट आपका सी नंबर में हो जाएगा, हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देख लो 19 नंबर क्वेश्चन। डीएनए द्विकुंडलित होता है, डीएनए दो द्विकुंडलित संरचना होता है, प्रत्येक समांतर तथा एक दूसरे का पूरक होता है। किसकी संरचना? तो ध्यान रखना डीएनए द्विकुंडलित संरचना, इसको कौन दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो याद रखो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना देने वाला वैज्ञानिक था। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। पूर्ण प्रभाविता का नियम अनुपस्थित था, बताओ। मिरालिस जलापा में, ठीक है, मिरालिस जलापा में पूर्ण अप्रभाविता नहीं दिखा जाता है, किसमें? तो ध्यान रखना मिराविलिस जलापा में जो है पूर्ण अप्रभाविता का जो आपका प्यारे बच्चों अनुपस्थित है वो आपका मिराविलिस जलापा में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मतलब पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया। पूर्ण प्रभाविता का नियम आपको पढ़ा चुके हैं, ये अनुपस्थित पाया गया, तो वो था मिरालिस जलापा। किसका मिरालिस जलापा नाम है? कमेंट बॉक्स में बताओ किसका वैज्ञानिक नाम है मिरालिस जलापा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो किसका नाम है वैज्ञानिक नाम, देखते हैं कौन विद्यार्थी का आता है कमेंट। अगला क्वेश्चन देख लो, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो डाउन सिंड्रोम किस में होता है? पुरुषों में भी होता है, हो सकता है स्त्रियों में भी हो सकता है, ज्यादातर स्त्रियों में हो जाता है ये डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है, इससे जो व्यक्ति जो होता है छोटे कद के होते हैं और उसका थोड़े बहुत मोटा होता है, इसकी आयु 16 वर्ष में इसकी निधन हो जाती है। तो बताओ डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है। ठीक है, ये पुरुषों में भी हो सकता है, स्त्रियों में भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम। क्लाइफिल्टर सिंड्रोम सिर्फ पुरुषों में होता है, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ महिलाओं में होता है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? 47, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लो, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। तो कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक बोलते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं है याद है और हम आपको पहले से टेस्ट ले चुके हैं, पहले से प्रैक्टिस करवा चुके हैं, नहीं याद है तो बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखो प्लियोट्रोपिक हो जाएगा विभिन्न लक्षण प्रदर्शित करने वाला जीन। अगला देखो विभिन्नताओं का स्रोत क्या है? विभिन्न नए नए विभिन्नता उत्पन्न होता है, तो उत्त परिवर्तन म्यूटेशन से उत्पन्न होता है। तो विभिन्नता उत्पन्न होने का कारण क्या चीज है? म्यूटेशन यानी उत्त परिवर्तन जो होता है, इसी के कारण विभिन्नता उत्पन्न है। ये क्वेश्चन 2000 कब आया था? इसी साल आया था, और मुझे याद है जिस स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन पूछा था तो इसके दोपहर में होकर के क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था सुबह में 2025 का एग्जाम होता है, क्वेश्चन पूछा था सकते में विभिन्नताओं का सूत्र बताओ था, बता दिया था आंसर स्टूडेंट। ठीक है, क्या बताया था? उत्त परिवर्तन। ठीक है, तो ध्यान रखना म्यूटेशन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 24 नंबर है कि क्रॉसिंग अवस्था किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये पैकेटिन की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? पैकेटिन की अवस्था, क्रॉसिंग ओवर इसी के दौरान हो जाता है। क्रॉसिंग अवस्था किस अवस्था में होता है? पैकेटिन की अवस्था होती है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, ध्यान रखो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है ये बिंदु परिवर्तन में डीएनए एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। देखो बिंदु परिवर्तन क्या, बहुत अच्छे तरीके से पढ़वा चुका हूँ। सकल बिंदु परिवर्तन क्या है, सारा चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर ना याद रहे तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर ना याद रहे तो बड़ी दिक्कत है। बताओ किसके द्वारा, बताओ यहाँ पर आप लोग आंसर। कहा जाए कि बिंदु उत्त परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन से, आपको पता है कि एडेनिन ग्वानिन से, ठीक है, ए जी होता है यहाँ से, तो ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो बिंदु उत्त परिवर्तन एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो वो है आपका ट्रांजिशन में ऐसा होता है। किसमें होता है? ट्रांजिशन में ऐसा होता है। तो ध्यान रखो डी नंबर ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन आ जाओ,
ये 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शा रहा है, बता दो। 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाएगा, एकदम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 1:2:1 का जो अनुपात दर्शाएगा, ये दर्शाता है पूर्ण प्रभाविता में भी होता है, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम तो ठीक से पूरा दिया भी नहीं है, इसलिए इसको नहीं लगा सकते। हाँ, अपूर्ण प्रभाविता करवाए, याद है आप लोग को अपूर्ण प्रभाविता, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, छठा पांचवा चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं उस समय उसको चालू होने से पहले मैं बार बार बोल रहा था कि पांचवा छठा पांचवा छठा पांचवा छठा, एकदम करते करते उस चैप्टर को पढ़ा दिया, फिर भी ना अगर क्लियर तब तक बहुत दिक्कत है। ध्यान रखो, अपूर्ण प्रभाविता नहीं याद है, कल एकदम आते हैं क्लास में और जिसको पढ़ा दिए उसको पर लाठी चार्ज करते हैं, ठीक है, तैयार रहेगा। देखिए किसके द्वारा जल द्वारा परागन, किसमें जल द्वारा परागन होता है, तो जल द्वारा परागन दोस्तों जलकुंभी में भी होता है। अच्छा तो कोई एक ऑप्शन है होगा, कोई इनमें से सभी नहीं दिया। इसमें कीट द्वारा परागन होता है, ठीक है, जलकुंभी में तो होगा नहीं। हाइड्रीला में दोस्तों आपका जल द्वारा परागन होता है। जलकुंभी लग सकता है आपको जल द्वारा होता है, लेकिन नहीं। अगर एक ऑप्शन चूज करने की बात आएगा ना, तो हाइड्रीला ही होगा, कि जलीय पौधा यही है और यही जलीय पौधा होने के कारण इसमें जल द्वारा परागन की क्रिया होगा। परागन कुछ विद्यार्थी ना समझता था, बेसिक यही तो होता है, परागन पढ़ा चुके क्या चीज है। तो हाइड्रीला में दोस्तों परागन होता है जल के द्वारा, ठीक है, कमल में कीट के द्वारा। एनिमोफिली द्वारा परागन किसमें होता है, जब हवा के द्वारा परागन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। देखो सेकंड बैच, यार क्या बताऊं, क्रैश कोर्स में भी पढ़ा चुका है, ये भी ना याद है तो बताओ क्या स्थिति है। हाल में पढ़ाया हूँ कि हवा द्वारा परागन को एनिमोफिली और कीट द्वारा परागन को एंटोमोफिली कहते हैं। तो बताओ हवा द्वारा परागन को हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे ना। तो हवा द्वारा परागन को एनिमोफिली, और चिड़िया आप लोग को पता है, चमगादड़ द्वारा भी पता होगा और घोंघा द्वारा भी पता होगा, नहीं पता तो पिटाई हो गया। तो याद रखना एनिमोफिली परागन किसमें होता है, तो याद रखो हवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो एंटमोफिली, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा एंटमो लग गया, ठीक है। एंटमोफिली की जगह एंटमोफिली लग गया था, कीड़ा, कीड़ा का मतलब कीट, तो कीट द्वारा परागन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटमोफिली कहते हैं। जैसे कमल पर परागन क्रिया होगा तो एंटमोफिली द्वारा मतलब के कीड़ा के द्वारा हो रहा परागन, उस पर कीड़ा ना बैठता ना, देखते हो फूल पर। अगला देख लो, किस फल का बेच चोल खाया जाता है, जायफल का, लीची का भी मौसम देते हैं, यानी कि बेचोले खाते हैं, शरीफा का भी बेचोले खाते हैं, यानी सही जवाब आपको एक ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सब का बेचोल खाया जाता है। ये मोस्ट भी क्वेश्चन है, बड़े ज्यादा पूछता है, किसका बेचोल खाया जाता है, बताओ किसका बेचोल खाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ध्यान रखिएगा, डी नंबर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, अब बताओ, ये क्वेश्चन हम आपको बताबे। अब भ्रूण कोश की संरचना ना बताए, बताओ कैसा बात करते हो, भ्रूण कोश इतना बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार से संरचना हो जाती है इसके, इसका 3 कोशिका, यहाँ पे 2 कोशिका, नीचे में आपका 3 कोशिका, ठीक है, इस प्रकार से मैंने पढ़ाया है। इस प्रकार से प्यारे स्टूडेंट्स क्या बताऊं मैं आपको, इसका सेंट्रल कोशिका मतलब बीच वाला पूछा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय केंद्र, क्या बोलते हैं, द्वितीय केंद्र। और ये बीच में अंड कोशिका होता है, इसके किनारे वाला को हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका, और ऊपर वाले कोशिका को प्रतिव्यासत कोशिका। ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका को क्या बोलेंगे, सेंटर का मतलब सेंटर में, तो सेंटर वाले कोशिका को द्वितीय केंद्र कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अगला देख लीजिए, कमल द्वारा परागन को क्या बोलते हैं, तो कमल के द्वारा जब परागन की क्रिया होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कमल, यानी कमल पर बैठने वाला कौन होता है, कमल पर कौन बैठता है, तो पता नहीं है। कमल पर कीट बैठता है, इसलिए कीट द्वारा परागन ये आपका कहलाएगा, और जाल द्वारा परागन तो होगा नहीं, और पाई द्वारा तो घास में होता है, तो इनमें से सभी तो होगा ही नहीं। तो कमल द्वारा परागन की क्रिया को हम लोग कीट कीट द्वारा होता है, कमल में परागन मतलब कमल का फूल खिलेगा, गुलाब का फूल खिलेगा, तो कौन बैठेगा, आप जाकर के, कितना बैठेगा जाकर के, इसलिए कीट द्वारा परागन होगा। राइट आंसर सी नंबर। अगला देखो, द्विनिषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक नवासिन था, कौन था, नवासिन। तो नवासिन देख लो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि द्विनिषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो नवासिन था। नवासिन आपको बे नंबर में दिख रहा है ना, तो एकदम दिखेगा। बेजान विकसित होकर के क्या बनाता था, बेजान विकसित होकर के क्या बनावेगा, बीज बनावेगा, क्या बनावेगा, बेजान अच्छा, बेजान विकसित होकर के बीज बनाता है, तो अंडाशय क्या बनावेगा, अंडाशय विकसित होकर के फल बनावेगा, और बीज विकसित होकर के बीजान मतलब बीज विकसित मतलब बीजान विकसित होकर के बीज बनावेगा। अब ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर ये सब ना पता है तो समझिए आपके तैयारी कहाँ है।
मेहनत करो, अभी समय है, फिर समय निकल जाएगा तो पता चलेगा कि क्या करे क्या ना करे, दिमाग काम नहीं करेगा। अगर आपके पास अभी समय है तो समय निकाल के पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। चैप्टर वाइज अभी आपको लग रहा है कि बड़े ज्यादा है हैं, और एग्जाम बचेगा ना तो दिमाग फट जाएगा। अगर मेहनत कर लोगे ना अभी से तो आपका एकदम सब चीज काबू में हो जाएगा। ठीक है, अभी से कह रहा हूँ कि मेहनत कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा। अगला देखिए, मानव मादा में गर्भकाल कितना दिनों का होता है? तो लगभग 9 महीने का होता है, इसीलिए राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। 9 महीनों का गर्भकाल होता है महिलाओं में। अगला देख लीजिए, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में अंडों की संख्या टोटल 400 होता है। कितना होता है? 400। और प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंड निकलता है। अगला देख लो, सार्वभौमिक रक्तदाता क्या चीज है? तो रक्तदाता जो हर जगह रक्तदान कर सकता है, वो कौन सी है? ब्लड ग्रुप हो। आपको लगता है कि कोई ऐसा ही जा करके ब्लड ग्रुप जांच दे देगा? ऐसा ही होता है, पहले चेक करता है इसको कोई बीमारी तो ना है। अगर बीमारी रहेगा तो रक्त के माध्यम से फैलने वाली बीमारी बड़ी सारा है, इसमें से वो एड्स भी है, तो इसे हम चेक किया जाता है। यूं ही ऐसा ही आपका नहीं ले लेगा ब्लड, चेक पहले किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ है, राइट आंसर डी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला देख लीजिए, आर्जित गुणों के वंशागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आर्जित गुणों का वंशागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चलिए बताइए, ले मार्क लगा दीजिए तो मैं आपको मार्क कर दूंगा बढ़िया से। ठीक है, आप लोग बता दीजिए 38 नंबर क्वेश्चन का फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। हम्म कौन दिया था? लेमार्क ने दिया था। अर्जित गुणों का सिद्धांत जो है लेमार्क के द्वारा दिया गया था। और द स्पीसीज और द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो डार्विन के द्वारा लिखा गया था। और अर्जित गुणों के वंशागत का सिद्धांत लेमार्क द्वारा दिया गया था, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक संकर क्रॉस का फेनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? एक संकर क्रॉस का फेनोटाइपिक जो अनुपात होता है वो कितना का होता है? ठीक है, एक संकर क्रॉस हम आपको बहुत बढ़िया से पढ़ा चुके हैं, तो बताओ एक संकर क्रॉस का फेनोटाइपिक अनुपात क्या है? परिभाषा याद है कि भुला गए हैं? तो संकर नहीं पूछा है कि लगा दीजिएगा कोई भी, एक संकर पूछा जा रहा है। इतना बढ़िया से पढ़ा कि क्या ही मैं बताऊं, हमको तो समझ में नहीं आता आपका दिमाग है कि क्या है। इतना बढ़िया से सुना भी देते थे, अगर आप भूल गए तो हमको यही सोच के लगता है कि करते क्या है आप लोग घर पर। न फोन चलाते हैं, न खाना पकाते हैं, न कपड़ा मांजते हैं, न खाना कुछ करवे न करते, तो घर पर करते कहाँ हैं? अब बॉयज लोग तो बर्बादे है, या इंस्टाग्राम चालू कर दिया, रील पर रील चल रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है, या मैसेज चल रहा है। तो बताओ एक संकर क्रॉस में 3:1 होगा। कितना बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ, कैसे सारा क्रॉस करके मैंने सिखाया था, कैसे कैसे क्या बताऊं, एकदम दिमाग फाड़ता है आपके बारे में सोचते थे। इतना बढ़िया से पढ़ाने के बावजूद भी स्थिति दयनीय है। अगला देखे, नर नर हॉर्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होगा? अभी भी बता दो ना, कहो ना कि यहाँ पर निकलेगा कहाँ से? अंडाशय से, बोल दो। इतना तेज विद्यार्थी है तो नर हॉर्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होगा? तो वृषण से ना होगा, वृषण से क्या निकलेगा? नर हॉर्मोन्स, शुक्राणु यहाँ से निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? शुक्राणु। और यहाँ से अंडाशय से क्या निकलेगा? अंडाणु निकलेगा, जो हर महीने निकलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और नर हॉर्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होता है? शुक्राणु वृषण से। अगला देख लीजिए, द्विगुणित संरचना होती है, बताओ द्विगुणित संरचना कौन होता है? द्विगुणित संरचना, यहाँ पर स्पर्म यानी कि ये शुक्राणु आपका हमेशा अगुणित होता है, क्योंकि ये अकेला होता है। ठीक है, अंडाणु भी ये भी आपका अगुणित होता है, ये भी अकेला होता है। ठीक है, युग्मक जो होता है, नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर के संलयन करता है, संलयन के दौरान निषेचन होता है, ट्विन का ट्विन आगे चल के युग्मज बनता है, फिर युग्मज बनने के बाद ये भ्रूण में जाता है, फिर शिशु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित होता है, तो ये वाला तो कभी होगा होगा भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो, द्विगुणित की बात कर रहा था, इसलिए राइट आंसर जायगोट हो जाएगा, युग्मनज होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्रोसोम किसका भाग होता है? तो एक्रोसोम जो होता है, शुक्राणु का जो ऊपरी वाला जो भाग होता है वो वाला भाग होता है, यानी कि शुक्राणु का सिर भाग हो जाता है, जो जोना प्लेसिडा को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, विभेदित कर देता है। तो ध्यान रखना, एक्रोसोम किसका भाग है? तो शुक्राणु के मध्य, शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है। अगला देख लिये, कॉपर ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है?
तो कॉपर ल्यूटियम जो होता है प्यारे बच्चों, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कॉपर ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला क्या चीज होता है? हार्मोन होता है। राइट, राइट आंसर क्या हो जाएगा था? सी नंबर। ध्यान रखो, इतना आसान क्वेश्चन के क्या ही बताओ, पहले भी करवाया था। गैमेट निर्माण को क्या बोलते हैं? तो गैमेटो जेनेसिस कहते हैं। युग्मक निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। यहाँ पर देखोगे शुक्राणु किसकी मदद से प्रोस्टेट को विभाजित कर देता है? जैसे अंडाणु होता है, अंडाणु मान लो इस प्रकार से है, ठीक है, तो इसके जो भी भाग होंगे, बाहरी का जो त्वचा होगा, इसको शुक्राणु किसकी मदद से प्रोस्टेट को विभाजित कर देता है इसके, ठीक है, तो इसके एक्रोसोम का जो स्राव होता है ना, उसके कारण से इसको विभाजित कर देता है, फिर निषेचन हो जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर है नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस जनन तंत्र से रक्त तथा परिवहन का उद्भव होता है? द मेसोडर्म। किसके द्वारा? मेसोडर्म के द्वारा रक्त तथा परिवहन का संचरण होता है, द मेसोडर्म के द्वारा। तो राइट आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लो 47 नंबर। ग्राफियन पुटिका कहाँ पर पाया जाता है? जब निश्चित चाची बोलते हैं, जब मासिक चक्र होता है, ठीक है, तो उसमें जो अंडाशय निकलता है तो कुछ न कुछ बच जाता है, जैसे ग्राफियन पुटिका में बदलता है। ग्राफियन पुटिका आगे चल करके बताओ, पहले ग्राफियन पुटिका किसमें पाया जाएगा? तो इसमें बात आ गया स्थानियों के अंडाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जो अंडाशय होता है ना, उसमें इस प्रकार से संरचना में रहता है, इस प्रकार से ये रहता है ग्राफियन पुटिका, ठीक है, यानी कि स्थानियों के अंडाशय में पाया जाता है क्या चीज? ग्राफियन पुटिका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देख लो, जनन अंग विकसित होता है, तो जनन अंग जो होता है विकसित मेसोडर्म के द्वारा होता है। तो हाल में ना पढ़ाए हैं, तो हाँ, तो ध्यान रखो, तीसरा चैप्टर में ना कि चौथा? तीसरा। जनसंख्या दिनों से अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। अब बताओ, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगी? नहीं, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, मतलब कि मान लो कि बिहार की जनसंख्या बड़ा, अब तो लगभग 16 करोड़ हो गया है, 16 करोड़ है, आप बताओ 20 करोड़ हो जाएगा, तो संपत्ति की कमी होगी, खाने की कमी होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो हर सदस्य में दो गो एगो जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो खाने वाले की जनसंख्या बढ़ जाएगा। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों में कमी है, बहुत सारा कमी हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान समय भारत के गर्भ निरोधक स्वादिक मान्य विधि कौन सी होती है? देखो, वर्तमान समय अगर गर्भ निरोध करना है तो स्वार्थिक मान्य विधि कौन सी है, कि कौन सा विधि सबसे सेफ होता है? अगर गर्भ को रोकना है, मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो कौन सी विधि सबसे बेहतरीन होगा? ठीक है, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा चुका हूँ, चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और इस चैप्टर को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ऐसे भी इस्तेमाल होगा इस चैप्टर, ठीक है। तो वर्तमान समय भारत में गर्भ निरोधक के स्वादिक मान्य विधि जो होता है अंतः गर्भाशय युक्ति होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? अंतः गर्भाशय युक्ति का मतलब होता है नसबंदी वगैरह जो होता है, यही सब समझिए, ठीक है। तो वर्तमान समय अंतः गर्भाशय युक्ति का यूज किया जाता है, जैसे हो गया अंतः गर्भाशय युक्ति में हो गया जैसे कॉपर टी हो गया, ठीक है, ये सब है। तो नसबंदी तो ये ट्यूक्टेटोमी है, डायफ्राम तो होगा नहीं, ठीक है। तो अंतः गर्भाशय युक्ति जो है सबसे सेफ विधि है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कॉपर टी लग जाता है। देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास, मतलब कि गिरावट क्या कहलाएगा? जनसंख्या अवनमन कहलाएगा। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाएगा? जनसंख्या अवनमन कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए, अगला अगला कहा जा रहा है आप लोगों से कि इम्यूनोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? इम्यूनोसेंटेसिस एक कौन सी प्रक्रिया है? तो ध्यान रखो, भ्रूण में अनुवांशिक विकार को ज्ञात करने की एक प्रक्रिया जो लगभग अभी लगता है कि बैन है, ठीक है, तो ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लो, डीएनए का द्विकोणीय मॉडल दोस्तों वाटसन क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लो, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पॉलीमरेज श्रृंखला का कार्य क्या चीज होता है? तो पॉलीमरेज श्रृंखला का काम होता है डीएनए प्रवर्धीकरण करना। क्या करना? डीएनए का प्रवर्धीकरण करना। किसका काम होता है? पॉलीमरेज जो श्रृंखला होता है इसका काम होता है डीएनए का प्रवर्धीकरण करना। क्या करना? डीएनए का प्रवर्धनीकरण करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, चैप्टर को पढ़े होंगे, क्या बताऊं, सम तो पता चलेगा कि सब क्लियर है। अगुणित भाग कौन है? अंडाशय, ये तो मादा जनन तंत्र का भाग है अंडाशय, तो अगुणित नहीं हो सकता है। परागकोश नहीं, परागकोश तो खुद ये नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, परागकण अगुणित है, कह सकते हैं। युग्मनाज, ये तो नर और मादा का संयोजन
होकर के युग्मनज बनाता है, इसलिए एक ऑप्शन बच गया पराग। क्या बच गया? पराग ऑप्शन, ऑप्शन सी। जेम्यूल्स का निर्माण, निम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? तो स्पंज में होता है। किसमें होता है? स्पंज में, ऑप्शन डी। अगला देखो 57 नंबर कहा जा रहा है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्र के, अर्धसूत्री विभाजन में कितने लोगों से भाग कराते हैं? 4 को से भाग कराते हैं ना, अभी भी ना पता, क्या बताऊं, पहले ही पढ़ाया हूं ना। 124/4 के लिए काट के देखिए कितना से कट रखता है, 31 मात्र 20। तो 31 शुक्राणुओं की आवश्यकता होगी, 124 शुक्राणु में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितना आता है? 31 शुक्राणु। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अर्धसूत्री में 4 से भाग कर दीजिएगा बस। अगला देखिए भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष में पढ़ा चुका हूँ, 3n होता है। क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन पढ़ाया ना, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, कि भ्रूणपोष के होती है क्रोमोजोम, तो 3n होता है और बढ़िया से पढ़ाता है भ्रूणपोष। ठीक है, जाके देख लो। जलकुंभी प्रकांड से लगभग 8 महीने में कितना हजार पुष्प पैदा कर देता है? 65,000 पुष्प पैदा कर देता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देख लो 60 नंबर क्वेश्चन है, अगैप द्वारा बाध्य प्रबंधन, मोस्ट भी एक क्वेश्चन है जो बुलबुल में होता है। अगैप द्वारा बाध्य प्रबंधन किसमें होता है? तो बुलबुल द्वारा होता है। किसमें? अगैप में। ठीक है, साल का कांड किसका उदाहरण है? तो प्याज का उदाहरण है। और प्याज देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? सी में मिल जाएगा, बल्ब, यानी कि प्याज का उदाहरण है साल का कांड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंचुआ कैसा प्राणी है? केंचुआ में जो होता है एक नर और नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र दोनों है, जिसके कारण दुर्लिंगी या दुर्लिंगों को हम लोग उभयलिंगी भी कहते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या लगा दें? बी नंबर लगा दो। द्विलिंगों को ही उभयलिंगी कहा जाता है, इसलिए द्विलिंगी हो जाएगा। कौन? तो केंचुआ, फीता, कृमि, ये सब। निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक जनन के भेदे नहीं है? तो बोना लगाना है, बोना ये होता है कोई खाद्य पदार्थ को बोना है। मुकुलन लैंगिक जनन की विधि है। लेयरिंग करना, दाब लगाना अलैंगिक जनन की विधि है। बोने का मतलब कुछ उपज लगाना, जैसे आप लोग कुछ बो दिए अपना खेत में तो वो हो गया बोना। तो बोना अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। अगला देख लीजिए, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो युग्मक का स्थानांतरण जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है युग्मक का स्थानांतरण। अगला देख लो 65 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, कौन सा जीव प्रजक प्राणी है? मतलब कौन बच्चा पैदा करता है, अंडा नहीं। बताओ, ये इसका कहने का मतलब है। तो मुर्गी आपका अंडा पैदा करता है, लेकिन गाय बच्चा पैदा करता है, बकरी बच्चा पैदा करता है, मनुष्य भी अपना बच्चा पैदा करता है। और ये सब जो है ना, इसके अंदर आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, इसमें मुर्गी जो होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा जो असजय प्रजक प्राणी है। देखो बाह्य निषेचन किसमें होता था? बाह्य निषेचन मेढक में ना होगा, बाहर में निषेचन, बाकी सब में अंदर में निषेचन होता है। अगला देख लो, इनमें से किसमें जल माध्यम निषेचन हो सकता था? सभी के द्वारा हो सकता है जल माध्यम। ब्रायोफाइट हो जाएगा, टेरिडोफाइट हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, ये सब जल माध्यम इसमें होता है। उभयलिंगी पादप कौन है? उभयलिंगी जानने से पहले एक लिंगी जान लो, पपीता एक लिंगी, एक मक्का भी एक लिंगी। ये भी आपका उभयलिंगी है। ये अरे दो का ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये वाला भी उभयलिंगी है। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों उभयलिंगी मतलब दो लिंगी है दोनों, सरसों भी गुड़हल भी, दोनों क्या चीज है? दो लिंगी है। ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो 69 नंबर क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण जो होता है प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखो सत्य फल। तो सत्य फल का निर्माण होगा अंडाशय से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लगा लो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो 70 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। आर्थनोफिली क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें, बोलो तो छोड़ देते हैं। आर्थनोफिली जो होता है किसके द्वारा परागण होता है? तो आर्थनोफिली में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। और हमको बता वो कमेंट बॉक्स में कि चमगादड़ द्वारा परागण को क्या बोलते हैं, कमेंट कर दोगे? चलो मैं थोड़ा शब्द बोल देता हूँ, काई। काई के आगे लगा दो। तो चलिए प्यार बच्चों, आगे आप लोग देख लीजिए, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। और क्या कहूंगा, आप लोग मेहनत करो, मेहनत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। मेहनत की जगह तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।